शैनजपुर गांव में सुधीर अपनी और दो बेटे के साथ रहता है। सुधीर पूरे दिन खेत में काम करता और उसके दोनों बेटे में पढ़ने जाया करते हैं। एक दिन सुधीर ने सोचा कि अब मेरे दोनों बेटे शादी के लायक हो गए हैं, तो क्यों ना उनकी शादी कर दी जाए। क्या पता मैं कल को रहूं या ना रहूं। ये सोचकर सुधीर कुछ दिन बाद आसना नाम की शादी सुनीता नाम की एक बहुत सुंदर लड़की से कर देता है। आसना बहुत ही आशिक मिजाज का लड़का है। शादी के कुछ दिन बाद आसनम की साली अनीता सुधीर के घर रहने के लिए आती है। घर पर केवल सुनीता, सुनीता की सास और आसनम ही होते हैं। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं जीजा जी, अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आगे को पता नहीं। क्यों? हम कौन सा तुम्हें मार कर भागे जा रहे हैं जो तुमको तकलीफ होगी? बल्कि साली तो आधी घर वाली होती है। तुमको तो हम यही रख लेंगे अपने घर पे। क्या जीजा जी? हाँ, देखना मैं तुम्हारा ध्यान तुम्हारी बहन से ज्यादा रखूंगा। तुम एक बार मौका तो दो। मौका मतलब? अरे छोड़ना, इनकी तो मजाक करने की आदत है। तभी सुनीता की सास कमरे से निकल कर आती है। अरे बहू, अपनी छोटी बहन से बात ही करती रहेगी या कुछ खिलाएगी पिलाएगी भी? अब बेचारी भूखी होगी। नहीं मौसी जी, मुझे भूख नहीं लगी है। सुनीता रसोई में जाकर अपनी बहन के लिए तरह तरह के पकवान लेकर आ जाती है। सभी एक साथ बैठकर अनीता के साथ नाश्ता कर रहे हैं। शाम को नरेश अपने पिता के साथ खेत पर से काम करके घर आ जाता है और अनीता के साथ बातें करके सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। लेकिन आदत से मजबूर आसाराम अनीता के कमरे में चला जाता है। अनीता बिस्तर पर आराम से सो रही थी। आसाराम अनीता को देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है और मन ही मन अनीता के बारे में सोचता रहता है। इतनी सुंदर होकर भी नौकरी के लिए धक्के खा रही है। एक बार मुझे मौका दिया होता तो फिर पूरी जायदाद इसके नाम कर देता। लेकिन अभी इसके साथ अपनी इच्छाओं को पूरा भी तो नहीं किया जा सकता। आसाराम सोचते हुए अपने कमरे में चला जाता है और पूरी रात अनीता को अपने वश में कैसे किया जाए, ये सोचते सोचते दिन निकल जाता है। सुबह उठकर फिर से अनीता अपनी बहन सुनीता की रसोई में मदद कर रही है। ये बात जब से आसाराम को पता लगती है तो वो नाश्ता करते हुए अनीता के बने हुए खाने की झूठी सच्ची तारीफ करने लगता है। वाह अनीता वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट नाश्ता तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाया। क्यों, भाभी अच्छा नहीं बनाती थी क्या, जो आज ही इतना स्वादिष्ट लग रहा है आपको? चुप रह नालायक, कहीं तेरी भाभी ने सुन लिया तो बुरा मान जाएगी। मैं तो बस ऐसे ही झूठे तारीफों के फूल बरसा रहा था। एक ही सिल पर बरसो भैया, कभी फूल बरसाने के चक्कर में दोनों ही आपकी ना हो जाए। जैसे बड़े साबुन के साथ छोटा साबुन फ्री मिलता है। तू सुधरेगा नहीं, आज झगड़ा करवा कर ही मानेगा क्या? तेरा आज पेपर है ना? हाँ हाँ, बस निकल रहा हूँ। आज आप पिताजी के साथ खेत पर चले जाना। ठीक है, चला जाऊंगा। आसाराम और सुधीर खेत में हल चला रहे हैं, लेकिन आसाराम के दिमाग में अभी भी अनीता का कोवाई बदन घूम रहा है। आसाराम और सुधीर हल चलाते चलाते थक जाते हैं और एक जगह पे बैठ जाते हैं। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम नरेश और अनीता की शादी करा दे। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन एक बार उन दोनों से भी पूछ लेते हैं। आप इस बात की चिंता मत करो, मैं उन दोनों से बात कर लूंगा। दोनों बाप बेटा आपस में शादी को लेकर विचार विमर्श करते हुए घर आ जाते हैं। घर आकर आसाराम अपनी पत्नी सुनीता से नरेश को शादी के लिए कहता है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन दोनों का विवाह करा दिया जाए। पिताजी को भी मैंने यह बात कही तो पिताजी भी कह रहे थे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक बार अपनी बहन से बात कर लेना जरा। जी ठीक है, मैं कर लूंगी। सुनीता अपनी बहन अनीता से शादी के बारे में बात करती है। अनीता मुस्कुरा देती है। कुछ दिन बाद नरेश और अनीता की शादी हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जिस बात को सोचकर आसाराम ने नरेश का विवाह अनीता से करवाया था, वो बात आसाराम के मन में
अभी भी चल रही थी। इतना सब कुछ कर तो दिया, लेकिन पंछी पिंजरे में अभी तक आया नहीं। एक दिन आसरम नरेश को अपने पास बिठा कर कहता है, क्या पूरा दिन इधर उधर घूमता रहता है? अनीता को कहीं बाहर हनीमून पर तो ले जा। कहाँ लेकर जाऊंगा? और ले भी जाऊं तो उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अभी तो मेरी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है, तो मैं पैसे कमाने के लिए बाहर भी नहीं जा सकता भैया। तो इस बात के लिए तुझे पहले सोचना चाहिए था ना। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तू मेरी बात मान, तो शहर चला जा कमाने के लिए। और रही बात पढ़ाई की, जब पेपर हो तब आ जाना। इतनी शहर में रहना, और अनीता को भी लेके जा, इसका भी बाहर घूमने का मन करता होगा। नहीं, मैं वहाँ तो नहीं ले जा सकता, वहाँ पर खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। इससे अच्छा ये यही रहेगी, मैं 2 से 3 महीने में घर आता रहूँगा। हाँ, शहर में खर्च बहुत बढ़ जाएगा, और तू अकेला ही चला जा। मैं यहाँ पापा की मदद करने के लिए रुक जाता हूँ, क्योंकि खेत में वो अकेले तो काम नहीं कर पाएंगे। आसरम का ये सुझाव सभी को पसंद आता है। नरेश घर छोड़कर शहर कमाने के लिए निकल जाता है, लेकिन आसरम और अनीता के बीच की अड़चन अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। रात को जब आसरम और सुनीता बेड पर लेट रही होती है, तुम्हें अपने घर गए हुए बहुत दिन हो गए। मैं सोच रहा हूँ तुम अपने घर चली जाओ, और यहाँ काम करने के लिए अनीता तो है ही, और जब तुम आओगी तो फिर अनीता चली जाएगी। ठीक है, मेरा भी बहुत दिन से मन था मम्मी पापा से मिलने का। अब मैं भी उनके पास कई दिन रहकर आ जाऊंगी। अगले दिन सुनीता अपनी सास ससुर के पैर छूकर आसरम के साथ अपने मायके चली जाती है। आसरम सुनीता को छोड़कर घर आ जाता है। जैसा आसरम सोच रहा था, सब कुछ वैसा ही हो गया। लेकिन अब बारी थी अनीता को अपने वश में करने की। अगले दिन सुधीर आसरम से जंगल को जाने के लिए कहता है, तो आसरम जंगल जाने से मना कर देता है। मुझे बाहर किसी काम से जाना है, तुम और मम्मी जंगल चली जाओ। वैसे भी आज बहुत थोड़ा सा ही काम है, एकदम आ जाओगे। आसरम बाइक लेकर चला जाता है। सुधीर और समला जंगल के लिए निकल जाते हैं। अब अनीता घर पर अकेले पूरे घर के फर्श को पानी से साफ कर देती है। थोड़ी देर बाद आसरम घर वापस आकर अनीता को आवाज लगाता है, अनीता, ओ अनीता। आसरम का ध्यान जल्दबाजी में फर्श पर नहीं जाता है, और वो जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है, आसरम का पैर फर्श पर फिसल जाता है। फिसलते ही आसरम के पैर में मूस आ जाता है, और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। अनीता अपने कमरे से बाहर आती है और देखते ही आसरम फर्श पर गिरे हुए हैं और दर्द से चिल्ला रहे हैं। क्या हुआ? पता नहीं, पैर में अचानक से दर्द उठने लगा। तुम जल्दी से जाओ और तेल को हल्का गर्म कर ले आओ। अनीता आसरम को हाथ से सहारा देकर बेड पर लेटा देती है। रसोई में जाकर तेल गर्म करने लगती है, तो आसरम सोचता है, जिस दिन का मुझे इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। अनीता रसोई में से कटोरी में तेल गर्म करके आसरम के पास तेल की कटोरी रख देती है। जल्दी करो जीजे, वरना तेल ठंडा हो जाएगा। मैं तो खुद नहीं चाहता कि तेल ठंडा हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद लगा नहीं सकता। मेरे पैर में बहुत दर्द है। तुम ही इस तेल की मालिश मेरे पैर पर कर दो। अनीता आसरम के पैर पर तेल की मालिश कर रही है। आसरम को दर्द से राहत मिलती है, और मन ही मन अपनी गलती का एहसास करते हुए सोचता है, मैं कितना गलत था। जैसा मैं अनीता के बारे में सोचता था, वैसी अनीता बिल्कुल भी नहीं है। शायद मैं अपनी हैवानियत में इतना अंधा हो गया था कि मैं ये भी नहीं देख पाया, ये मेरे छोटे भाई की पत्नी है, जो मुझे देवता समान मानती है। अनीता जितने समय तक आसरम की मालिश करती रही, इतने ही समय तक आसरम अपनी गलती पर पछतावा करता रहा। जेठ जी, अगर दर्द बंद हो गया हो तो मैं डॉक्टर को फोन कर दूं? हाँ, कर दो डॉक्टर को कॉल। मुझे वो दर्द की दवा दे देगा, ताकि मैं जल्दी से इस दर्द से निजात पा लूं। अनीता डॉक्टर को फोन कर देती है। डॉक्टर आसरम को दवाई दे देता है। शाम के वक्त सुधीर और समन भी घर आ जाते हैं। अब आसरम अनीता को गंदी नजर से नहीं, बल्कि अच्छी नजर से देखने के साथ साथ उसके बारे में अच्छा सोचता है।
मैंने कह दिया ना, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा पापा। आपको दिखाई नहीं देता कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ?